नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक विश्व का इतिहास, जिसका कि भाग संख्या 1 हम शुरू करेंगे अध्याय संख्या 1 के साथ में। हमारा पहला अध्याय है विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि जो विश्व की जो सभी फेमस सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। हम हमारी सिंधु सभ्यता से शुरू होंगे और कई सारे विश्व की जो अलग अलग हम देख पाएंगे सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमें ये समझ बनाने की आवश्यकता है कि जो प्राचीन हमारी संस्कृति और सभ्यता थी उसके कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो आज के समय में भी हमें देखने को मिलते हैं। इस प्राचीन काल ने कैसे हमारी वैदिक सभ्यता को इन्फ्लुएंस किया, कैसे हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग मत आए वो आपस में रिलेट करेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें हमारे इस चैप्टर से मिल जाएंगे। तो देखिए, आज हम शुरू करेंगे भाग संख्या 1, जिसमें हम ये देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, और उसके साथ साथ हम एक नजर डालेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता पर। सरस्वती नदी की बात करें, विलुप्त प्राय हो चुकी है। उसके आसपास जो सभ्यता विकसित हुई सिंधु और सरस्वती सभ्यता के बीच में, जो मतलब नदियों के बीच में जो सभ्यता विकसित हुई, उसी को लेकर के इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता में हम अलग अलग पोर्शंस को देखते हुए ये समझ बनाएंगे कि वहां का जो नगर नियोजन था वो कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनका राजनीतिक धार्मिक जीवन कैसा था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग संख्या 1, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे विश्व की प्रमुख सभ्यताओं की एक झलक। बच्चों, प्रस्तावना की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सभ्यता का अर्थ क्या होता है। देखिए, जब आपने भी प्रीवियस क्लासेस में यानी कि 10th हो 11th हो वहां ये अध्ययन किया है कि कैसे जो हम सभ्यता और संस्कृति है उन्हें रिलेट करते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमने ये देखा था कि संस्कृति मानव को मानव बनाती है, जबकि सभ्यता उसको जीने का तरीका बताती है। तो कुछ ऐसा ही अर्थ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सभ्यता का अर्थ है मानव के व्यवहारिक ज्ञान अथवा अनुशासन के उन नियमों से है जिनका अनुसरण कर मानव समाज में सामूहिक जीवन का आचरण करता है। कहने का मतलब यह है कि सभ्यता क्या है? सभ्यता मानवों के समूह को एक ढांचा प्रदान करती है जिससे कि वो एक समाज में रह सकते हैं। जैसे उनका आर्थिक जीवन कैसा होगा, उस पूरे समाज को प्रेजेंट करेगी। वो चीज क्या कहलाएगी? सभ्यता कहलाएगी। सभ्यता से तात्पर्य मानव जीवन के बाह्य परिवेश है, जबकि संस्कृति का संबंध मनुष्य के बौद्धिक चिंतन, आध्यात्म, सांस्कृतिक परंपराओं व मनुष्य की मन की प्रवृत्तियों से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि जहां बाह्य चीजें आती हैं, जैसे आर्थिक स्तर की बात हो गई, राजनीतिक परिदृश्य की बात हो गई, है ना, उन सब चीजों की जब बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? सभ्यता की। और जब आंतरिक चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे बौद्धिक चिंतन हो गया, आध्यात्म हो गया, सांस्कृतिक परंपराएं हो गई, तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे? वहां पर हम संस्कृति की बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। भाई देखो, बाहरी जीवन है वो आंतरिक प्रवृत्तियों को जरूर से जरूर प्रभावित करता ही है। करेगा कि नहीं करेगा? अरे जैसी चीजें हम हमारे आसपास में देखेंगे वैसा ही चिंतन हमारे अंदर विकसित होना स्वाभाविक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दोनों आपस में क्या है भाई? रिलेट किए हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बच्चों देखिए, जैसे सभ्यता शरीर है तो संस्कृति क्या है? उसकी आत्मा। कहने का मतलब बाह्य चीजों की बात कर रहे हो, शरीर क्या है? बाहरी रूप से देख सकते हैं ना, तो बाह्य चीजों की बात कर रहे हैं तो वो सभ्यता को रिलेट करेंगी, और आंतरिक तत्वों की हम बात कर रहे हैं तो वो हमारी संस्कृति को प्रेजेंट करती है। बच्चों, सभ्यता और संस्कृति दोनों एक ही हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक ही हैं, बस फर्क इतना होगा कि ये एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। चिट एंड पट, ये वाली चीज यहां पे ध्यान में रखना। देखो, ये एक दूसरे के बिना निर्जीव और अस्तित्व विहीन हो जाती है। 7 से 8 हजार साल पहले की तुम बात करोगे तो विश्व के कुछ भागों में कई सारी सभ्यताओं का उदय होने लग गया था। सभ्यता के विकास की अगर हम बात करें तो उसके अनुकूल स्थिति होने के कारण अधिकतर सभ्यताओं का जो उदय है वो नदी घाटियों के किनारे पर ही हुआ। ज्यादातर सभ्यताओं को जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप ये देखोगे कि जो मैक्सिमम सभ्यताएं हैं उनका उदय कहां हो रहा है? किसी पर्टिकुलर नदी के किनारे पर वो विकसित हो रही है। जैसे अभी पहली सभ्यता की बात करें सिंधु और सरस्वती की, तो हम ये देखेंगे कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं जिनके किनारों पर ये सारी सभ्यता हमें देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा था? ये प्रश्न बड़ा ही स्वाभाविक है और पहले से तुम इसको पढ़ते आ रहे हो। बहुत आसान सा होता है कि भाई उनको जीवन प्रति आसानी से वहां पर गुजारा हो जाता था, चाहे पशुपालन कर लो, चाहे वो मत्स्य पालन करे, चाहे
चाहे वो खेती करें, पीने के लिए जल की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें उनको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। इसी वजह से जितनी भी सभ्यताओं की बात करो, मैक्सिमम जितनी भी सभ्यताओं की हम बात करेंगे, उनका उदय कहाँ हो रहा है भाई? नदी घाटियों के किनारे पर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए विश्व की कुछ प्रमुख सभ्यताओं की जिनके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं, उनके नाम देख लीजिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता देखेंगे, वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे, मिस्र की सभ्यता क्या कह रही है वो देखेंगे, उसके बाद में हम बेबीलोन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यूनान व रोम की सभ्यता, इन सभी का अध्ययन हमारे इस चैप्टर विश्व की सभ्यता या विश्व के इतिहास नामक पुस्तक के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारी पहली सभ्यता के बारे में, उससे पहले हम ये देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। देखो सबसे बड़ी बात है, सभ्यता किसके अकॉर्डिंग चल रही है? मानव के अकॉर्डिंग चल रही है। भाई मानव ने क्या किया? नदी घाटियों के किनारे रहना शुरू कर दिया, वहां पर अपने कुछ नियम कायदे कानून बनाए, जीवन जीने का एक आचरण विकसित किया, और वह सब क्या कहलाया? वही तो कहलाया हमारा सभ्यता। तो उसी सभ्यता को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसका विकास कैसे होता है, और फिर कैसे वो अपने आचरण को बदलते हुए सभ्यता की ओर मूव कर जाता है। बच्चों यहां हम कह सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति और विकास की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा तथ्य है जो काफी रोचक, रोमांच भरा है। देखो वर्तमान में पृथ्वी की आयु लगभग 1,97,58,85,000 वर्ष से अधिक है। ये आंकड़ा तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना। अगर स्टेट ओपन की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहां से अगर प्रश्न की बात करो तो अब तक जितना हमने पढ़ा है वहां से एक ही प्रश्न बनता है कि सभ्यता की परिभाषा दीजिए, सभ्यता से क्या तात्पर्य है, सभ्यता से आप क्या समझते हैं, सभ्यता पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सारी के सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हमने ले लिए, और सबके आंसर क्या होंगे? सेम होंगे। एक प्रश्न क्लियर होता है। अगर जीव अवतरण की बात कर रहे हो तो पृथ्वी पर सबसे पहले जलचर आए थे, हमने साइंस में पढ़ा है। उसके बाद में रैंकर चलने वाले, उड़ने वाले, और अंततः स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। बच्चों इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्तनधारी जीवों से ही विकसित मानव का पूर्वज बिना पूंछ के बंदर के समान निर्वस्त्र रह करके कंदमूल खाता था और मजे का जीवन यापन करता था। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं थी, है ना, आराम से। असभ्य था या सभ्य था? वो असभ्य था। उसके पास में एक सभ्यता नहीं थी, उसको जीवन जीने का जो आचरण था उसका पता नहीं था, तभी तो वो क्या कर रहा था? निर्वस्त्र होकर के, कंदमूल खा करके ऐसा ही जीवन यापन कर रहा था। अब समय की दृष्टि से अनुमान लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक मानव का विकास काल है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक रहा है। बच्चों इसी कड़ी में हमें हिमयुग भी देखने को मिलता है। जब हम ज्योग्राफी पोर्शन देखते हैं तो वहां पे हमें हिमयुग मिलता है, उसमें हमें हिम मानव के बारे में भी पता चलता है। इस प्रकार से हम ये कह पा रहे हैं कि जो मानव का जीवन काल की अगर बात कर रहे हो, या हम ये कहें विकास की तुम बात कर रहे हो, ये वाला फैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें वो आंकड़े मिलते हैं जो हमें इस चैप्टर की अप्रोच तक ले जाते हैं कि प्रारंभिक मानव का विकास काल 5 लाख ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के मध्य का माना जा सकता है। बच्चों इसके साथ साथ देखिए, मानव के प्रारंभिक विकास के क्रम को अगर हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल की बात कर लो, पाषाण काल की बात कर लो, या धातु युग की बात कर लो, इन नामों से हम समझ सकते हैं। ये अलग अलग पोर्शंस हैं जिनमें हम देख पाएंगे कि मानव ने किसी में क्या किया है? पहिए का विकास कर रहा है, कहीं पर हम देख रहे हैं पत्थर के औजारों का उपयोग कर रहा है, कहीं पर हम ये देख रहे हैं वो धातु का उपयोग करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो सारे एजेस हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं कि मानव का जो प्रारंभिक विकास के एज हैं उनके आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मानव ने अनेक सारे पत्थर के औजार बनाए, हथियार बनाए और उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। मिश्रित कृषि का विकास हुआ, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना शुरू हो गया, कताई बुनाई जैसी जो कलाएं हैं वो विकसित होना शुरू हो गई थी। तो इस प्रकार से ये जो चरणबद्ध तरीके से हम चल रहे हैं, जिन एजेस की हम बात कर रहे हैं, जिन युग की हम बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या समझ पा रहे हैं हम? ये समझ पा रहे हैं कि मानव का विकास क्रम एक काफी पुरानी, या हम ये कहें बहुत ही लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। ये सभ्यता प्राचीन तो है ही, साथ ही साथ जो ये आचरण है, ये सभ्यता है, वो कैसी है? बहुत ही लंबे समय से चलती हुई आ रही है, और धीरे धीरे इसमें संस्कृति के अकॉर्डिंग अपडेट्स होते जाते हैं। बच्चों
पहिए के आविष्कार से मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत हुई थी। कैसे हुई थी? चाक देखा है ना, उसी के अकॉर्डिंग। तो पहिए के आविष्कार के बाद की बात कर रहे हो। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि फिर इसी पहिए का उपयोग कर रहे हैं, हम गाड़ी खींच रहे हैं, और गाड़ी के लिए फिर पशुओं का उपयोग होने लग गया। तो जो मार करके खाने वाली परंपरा थी ना, कि भाई हम मार करके शिकार करके खा रहा था मानव, अब वो क्या करेगा, वो इन पशुओं को क्या करने लग गया, जो काम के पशु हैं उनको पालना शुरू कर देगा। तो यहां से पशुपालन का कार्य भी स्टार्ट हो जाता है। फिर साथ ही साथ देखिए, जो विभिन्न धातुएं जैसे तांबा, कांसा, लोहे की खोज हो जाती है, और मनुष्य की जो सभ्यता है वो प्रमुख देशों की सभ्यताओं से धीरे धीरे जुड़ने लग जाती है। कैसे जुड़ेगी भाई इनसे? हमें देखेंगे कई सारी मोहरें हमें आगे देखने को मिलेंगी, कई सारे ऐसे हथियार, उपयोगी अस्त्र शस्त्र हमें देखने को मिलेंगे, जिनसे हम देखेंगे कि व्यापारिक गतिविधियां भी होंगी, युद्ध जैसी गतिविधियां भी होंगी, है ना। तो इन सबसे क्या होंगी, एक दूसरे की जो सभ्यताएं हैं व्यापार के थ्रू वो एक दूसरे के पास में आएंगी और आपस में जुड़ने लग जाएंगी। तो चलिए इसी क्रम में अब हम देख लेते हैं कि जो ताम्र की बात कर रहे हैं, हम तांबे की बात कर रहे हैं, उसका क्या इतिहास है। तो तांबे की बात करूं तो धातुओं में सर्वप्रथम जो धातु थी जिसे इनोवेशन किया गया था वो हमारी कौन सी थी? ताम्र थी। तो यहां से वन लाइनर क्वेश्चंस हमारे राजस्थान स्टेट ओपन को लेकर के क्लियर होता है कि भाई हमसे सीधा सीधा पूछ सकता है, ऑप्शंस दे करके पूछ सकता है कि निम्न में से सबसे पहले किस धातु का आविष्कार या खोज की गई। ठीक है, तो यहाँ पे खोज की बात करेंगे तो कौन सा होगा? ताम्र, यानी तांबे की बात करेंगे। विश्व के प्रमुख देशों में सभ्यताओं का विकास हुआ। सभ्यता के प्रसार के परिणाम स्वरूप हम ये देखेंगे कि विश्व के जो एक दूसरे देश थे आपस में काफी दूरी पर थे, उनके मध्य धीरे धीरे व्यापार होने लग जाता है। भाई ये हम देखेंगे कि जैसे हमें पता चला कि भाई इस समय हम बात करें कि मेसोपोटामिया में क्या हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहां से रिलेशंस क्रिएट होंगे। फिर जब हम सभ्यता कालीन इतिहास को देखने वाले हैं आगे, तो हमें ये भी पता चलेगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो मोहरें हैं वो कहाँ मिल रही है हमें? भाई वो तो हमें मिस्र, रोम, वहां की यूनान की सभ्यताओं मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमसे इतना दूर थे, वो वहां गई कैसे? ऐसा तो है नहीं ना वहां भी यही मुद्राएं चलती थी। नहीं बच्चों, इसका एक ही कारण है और वो होंगे व्यापारिक संबंध। क्या होंगे? व्यापारिक संबंध। वहां से काफी सारी चीजें यहाँ आएंगी, यहाँ की काफी सारी जो फेमस चीजें हैं वो वहां जाएंगी, और इस सारे जो संबंध है उसको हम किस नाम से समझेंगे? व्यापारिक संबंध के नाम से। भारत ने व्यापारिक संबंधों के साथ ही विश्व के देशों से सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित किए थे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो दूसरे रिलेशंस पढ़ने को मिलेंगे हमें, वो क्या होंगे? हमारे सांस्कृतिक संबंध। बच्चों, भारतीय संस्कृति व धर्म का विदेशों में प्रसार भी हुआ था। बौद्ध धर्म को लेकर के हमने काफी बार ऐसा सुना भी है, पढ़ा भी है कि बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हो रहा है? भारत में। जबकि हम ये देखते हैं श्रीलंका की बात करो, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा की बात करेंगे, इथोपिया की बात करेंगे, तो वहां पर बौद्ध धर्म का वर्चस्व देखने को हमें मिल जाता है। अरे चाइना में भी देखो ना, पहला धर्म माना गया है, जबकि ये पैदा कहाँ हो रहा है? हमारे इंडिया में। तो इस चीज को हम क्या कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ भी हो रहा है? विदेशों में भी हुआ था। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों देखिए, हमारा पहला प्रश्न है जो यहां से बन सकते हैं। देखो अभ्यास प्रश्न क्या है, पहले इस चीज को समझ लो। हमारा पहला ही चैप्टर है, तो आज से अगर हम स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, समझ बना रहे हैं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। बस उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। देखो मतलब कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो करना है पर उसके साथ स्मार्ट वर्क होना चाहिए। अगर आप अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो आपकी समझ उस प्रश्न पे निर्भर नहीं करनी चाहिए। आपको ये समझ लेना चाहिए कि पूरे चैप्टर से जो अब तक हम पढ़ चुके हैं वहां से किस टाइप के प्रश्न बनेंगे, ये हिंट होता है, या हम ये कहें ब्लूप्रिंट है कि भाई ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। देखो, मानव सभ्यता में सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं लोहा, कांसा, अष्ट धातु या ताम्र यानी तांबा। तो जाहिर सी बात हमने पढ़ा था। तो ये क्या कह रहा है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा है कि आपके एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आएंगे जो इनोवेशन खोज को लेकर के हो, सर्वप्रथम क्या गतिविधि हुई उसको लेकर के हो, या एक पर्टिकुलर डेटा को लेकर के पूछा जाए, तो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रारंभिक मानव के विकास काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? जब हमने प्रारंभिक ह्यूमन की एज की बात की थी तो हमने हिम युग की बात की थी, हिम मानव की बात की थी, तो हमारा आंसर सीधा सीधा निकल करके आएगा हिम युग। अब यहां से प्रश्नों की दूसरी संभावना देखो,
हमसे मानव के विकास क्रम, प्रारंभिक मानव के विकास के कालक्रम के बारे में पूछ सकता है, भाई किस साल से किस साल तक का चला, तो वो टाइम ऑफ पीरियड भी हम यहाँ मेंशन करवा सकते हैं। ऐसे टाइप के प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मानव के विकास क्रम को बिंदुवार रेखांकित कीजिए। देखो इसमें तुम्हें सारा डिटेल्स बताना पड़ेगा कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति कर रहे हो उसके बाद में सबसे पहले कौन आ रहा है, जलचर आ रहे हैं, फिर रैंकर चलने वाले आ रहे हैं, है ना, फिर हम देख रहे हैं कि फिर उसके जस्ट बाद में उड़ने वालों की बात की, स्तनधारियों की बात की, और फिर जो स्तनधारियों से ये बिना पूंछ वाला मानव विकसित होता है, जो निर्वस्त्र रहता है, कंदमूल खाकर के अपना जीवन गुजारता रहता है। और फिर इस हिसाब से हम ये पूरा कालक्रम रख सकते हैं। और एट लास्ट हम ये बताएंगे कि प्रारंभिक मानव का जो विकास काल है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार टिप्पणात्मक प्रश्न भी यहां से जनरेट हो सकते हैं। बच्चों इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारी पहली सभ्यता पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से काफी प्रश्न बनेंगे, जैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करते हैं। किसी भी सभ्यता को जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना, तो हमें कई चीजें देखनी होगी। उस सभ्यता की स्थिति देखनी होगी, भाई उसका विस्तार समझना होगा, किन नदियों के किनारे विकसित हो रही है, उसके जो मैन प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं। फिर हम उसके जीवन शैली पर चलेंगे, यानी कि हम वहाँ के स्पेशल चीजों को देखेंगे। जैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करें तो यहाँ से हमें ये समझ बनाने की कोशिश करनी होगी कि यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे। लाइक हमें नगर नियोजन पूछ सकता है, हमें उनकी लिपि के बारे में पूछ सकता है, उनकी जो कलाएं हैं उनके बारे में पूछ सकता है, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में पूछ सकता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने यहाँ से निकल करके आएंगी। तो सबसे पहले प्रस्तावना की बात करते हैं। देखो अगर सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात कर रहे हो तो जैसा हमने पढ़ा था कि सिंधु सरस्वती नदी के किनारे ये विकसित हो रही है, और ज्यादातर सभ्यताएं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेंगी वो किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित होंगी। कारण क्या था, भाई उपजाऊ भूमि थी, पर्याप्त जल मिल रहा था, सुविधाओं एवं आवागमन की सुविधाएं थी, इस वजह से ये सभ्यता विकसित होती गई। माधव स्वरूप वत्स व दयाराम साहनी ने के अनुसार अगर आप बात कर रहे हो तो उनके अनुसार सभ्यता का समय क्या बताया गया, 3500 ईस्वी पूर्व बताया गया। क्लियर। अब इन तीनों लाइन से जो तुम्हारा पहला प्रश्न बन सकता है, वन लाइनर, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितना हमारे काम की चीजें हैं वो हम साथ ही डिस्कस करते जाएंगे, फालतू बर्डन आप लोगों को लेना नहीं है। देखो पहली चीज तो ये है कि किन नदियों के किनारे विकसित हुई, प्रश्न बन सकता है। उसके बाद में हम ये देखेंगे क्यों विकसित हो रही है, वो रीजन हमें मिल गया। तीसरी बात हम ये देखेंगे ये सभ्यता का समय काल क्या है, तो किन के अनुसार बता रहे हैं हम, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार और दयाराम साहनी साहब के अनुसार बता रहे हैं कि भाई इस सभ्यता का जो समय है वो 3500 ईस्वी पूर्व माना गया है। बच्चों 1861 की बात करते हैं तो कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, और ये एक मजेदार ट्रेजरी थी। तो क्या हो रहा था, 1856 की एज की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, 1856। 61 की तो हमने बात करी ना यहाँ, तो उससे पहले चलो थोड़ा सा ये घटना हुई कैसे। देखो जब 1856 की आप बात कर रहे हो तो 1856 में क्या हुआ था कि लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कब बिछाई जा रही थी भाई, 1856 को। तो उस समय जब जरूरत पड़ी तो क्या किया, वहां के जो लेबर्स थे उन्होंने वहां से कुछ ईंटें उठा के वहां पर अरेंज करना शुरू कर दिया रेलवे लाइन के पास में। अब ये ईंटें क्या थी, ये ईंटें इसी महान सभ्यता की बात करें तो उसके एक स्थल की जो ईंटें थी उसके एक प्रमुख स्थल की ईंटें थी, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी, अभी मैं सस्पेंस नहीं खोल रहा। तो इस प्रमुख स्थल की ईंटें थी, उसी के भग्नावशेष थे। तो वहां पर जो इंजीनियर थे बर्टन बंधु, कौन थे भाई, बर्टन बंधु। तो इन बर्टन बंधुओं ने क्या किया कि कनिंघम साहब को सूचित कर दिया, और फिर 1861 में इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं के निर्देशन से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी गई। तो समझ में आ गया ना, ये ऐसे ही नहीं किया गया था, के पीछे का जो रीजन है वो 1856 से स्टार्ट हो रहा था। क्लियर हो गया। चलिए, और वो चीज स्टोरी आपके काम की नहीं है ना, आपको बस ये ध्यान रखना है। चलिए फिर आता है 1904 ईस्वी। 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल को इस विभाग का निर्देशक बना दिया गया। तो जब निदेशक साहब बन गए तो उन्होंने क्या किया कि इसके आगे के इनोवेशन, आगे की खोज करना प्रारंभ करवाया। फिर आ जाती है 1921 की एज, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन कार्य प्रारंभ कर दिया। बच्चों 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगाया, और हड़प्पा की खोज इस पूरी सभ्यता में सबसे पहले हुई थी। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना गलत नहीं होगा। अब यहां से जो काम के प्रश्न है, देखो सबसे पहले 1861 की बात कर लोगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करोगे।
उसके बाद में तुम 1921 की बात करोगे, हड़प्पा स्थल के उत्खनन की बात करेंगे, दयाराम साहनी साहब की बात करेंगे, तो 1921 हमारे सामने होगा। इसके बाद में 1922 की बात कर सकते हो, राखलदास बनर्जी के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। क्लियर। और इसका अपर नेम की बात कर सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि हड़प्पा स्थल का उत्खनन कार्य किसके द्वारा व कब संपादित किया गया। तो प्रश्न का आंसर क्या लिखना है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी साहब के द्वारा किया गया ये कार्य। ऐसे ही मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ सकता है। और इस स्थल को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा नामक जो स्थल था उसकी खोज का कार्य सबसे पहले हुआ था यहाँ पे। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता को अगर हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं तो ये गलत बात नहीं होगी। क्लियर हो गया इतना सब कुछ। चलिए इसके बाद में देखिए आगे हम ये चलते हैं। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे, अतः इसे प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन अब जो जानकारियां हमें मिल रही है ना बच्चों, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इस सभ्यता का सर्वाधिक भौगोलिक सांस्कृतिक विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में जो लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी है उसकी घाटी क्षेत्र में मिलता है। ऐसे इसे अब कंबाइंड रूप से हम कह देते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर। अब सरस्वती नदी का जो पोर्शन हमारे सामने निकल कर क्या है, उसके पहले एक लाइन आ रही है लुप्त। तो यहां से एक प्रश्न बनेगा कि भाई ये लुप्त हुई है तो इसका पता किसने लगाया, कौन इसको खोज रहा है, इसके प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन कौन कर रहा है, वो प्रश्न अभ्यास प्रश्नों में भी हमें देखने को मिलेगा। तो अब देखो कुल प्रश्न पहला बात यह है कि इसको हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कह रहे हैं, पहली चीज ये क्लियर करोगे। क्लियर हो गया भाई, पहला स्थल हड़प्पा मिला है इसीलिए हड़प्पा कह रहे हैं। फिर इसको सिंधु सरस्वती क्यों कह रहे हो भाई, प्रारंभिक समय में ये देख रहे हैं कि इसके ज्यादातर जो क्षेत्र थे वो हमें सिंधु सभ्यता के सिंधु घाटी के आसपास मिल रहे थे। परंतु जब और जानकारी हमारे पास में आई और हमने अन्वेषण किए तो हमें ये पता चला कि ये जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में पहले बहती थी सरस्वती नदी, उसके एरिया क्षेत्र में ये ज्यादा डेवलप थी। तो फिर हमने इसको कंबाइंडली कह दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता। याद रह जाएगी ये सारी बातें। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आलचीन ने इस सभ्यता के 70 स्थान ढूंढ निकाले, नहीं पूछता है बेटो। और इसी साथ में हम देखो बात करते हैं गौगरी की। तो गौगरी ने भी इसके 2500 केंद्र बता दिए थे, वीरेंद्र नाथ ने 1500 बता दिए थे। और ये सारे के सारे रफली हैं, ये हमसे कभी नहीं पूछे जाते एग्जाम्स में। हाँ, यहां से हम कह सकते हैं कि अब जो चीज हम पढ़ेंगे इसके बाद में, जैसे इसके विस्तार की हम बात करेंगे, इसकी डायमेंशंस की हम बात करेंगे, रिवर्स के वेन्यूज की हम बात करेंगे, वो सारी की सारी चीजें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये सारी चीजें जैसे 917 स्थल अब तक भारत में खोजे गए, 481 पाकिस्तान में खोजे गए, 2 अफगानिस्तान में खोजे गए, ये हमारे काम के डेटाज नहीं है। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से समझना है हमें। देखो सबसे पहला अगर विस्तार की तुम बात कर रहे हो तो इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की बात कर रहे हो। तो देखो पश्चिम से पूर्व यहां पे आप देख पा रहे हो ना, जैसे ये पश्चिम है और यहां से पूर्व तक की इसकी हम पूरी बात कर रहे हैं। यानी हम सुध कांगेडोर जो कि दाशक नदी के किनारे है वहां से हम बात कर रहे हैं आलमगीरपुर की जो कि हिडन नदी के किनारे है। ये पूरे का पूरा डायमेंशन क्या कह रहा है कि मैं 1600 किलोमीटर का हूं। कितना हूं? 1600। पूर्व से पश्चिम की बात कर लेते हैं। फिर हम इसकी बात कर लेते हैं उत्तर से दक्षिण की, यानी अपर टू डाउन साइड की तुम बात करोगे। और कागज पे तो तुम्हें पता है ना नॉर्थ साइड किस तरफ होती है, ऊपर की ओर होती है ना। तो उत्तर से दक्षिण की अगर बात करेंगे तो ये एरिया होगा हमारा मांडा चिनाव नदी के किनारे वाले से लेके भक्तराव ताप्ती नदी तक का, और ये 1400 किलोमीटर का एरिया कंपेयर करता है। बच्चों इसके साथ साथ तुम ये देखो नक्शे में हम क्या देख पा रहे हैं, इस मैप की अगर तुम बात करोगे तो यहां हम ये देखते हैं कि जैसे झेलम की बात कर लो, चिनाव, रावी, सतलज, सिंधु, इन सब की बात करें तो इनके किनारे किनारे देखो जैसे कालीबंगा, रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, मांडा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो, ये सारे के सारे स्थल इन्हीं नदी के किनारे स्थित हमें देखने को मिलते हैं। गुजरात पोर्शन में चले जाओ भाई, साबरमती की बात कर रहे हो, धोलावीरा देखने को मिल जाएगा उधर। उसी के साथ साथ देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं सुरकोटड़ा, रंगपुर, लोथल, भक्तराव, ये सारे के सारे पोर्शन हम देखते हैं तो हमें एक आंसर मिलता है कि जो ज्यादातर सभ्यता के क्षेत्र हैं, स्थल हैं, उनका विकास नदी घाटियों में ही हुआ है। और कारण हमें पता ही है भाई, सारा कुछ वहां आसानी से मिल जाता है, जीवन यापन बहुत ईजी होता है, इस वजह से वो सारे डेवलपमेंट्स वहीं हो रहे थे। क्लियर हो गया। तो यहां से प्रश्न है एक ही कि विस्तार के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और नदी के किनारे ये सारी चीजें तो हम आगे पढ़ ही लेंगे, जैसे जैसे हम एक एक स्थल को क्लियर करेंगे वहां हम सब चीजें देखते जाएंगे। चलिए
इसके साथ साथ देख लेते हैं इसके विस्तार को अलग से समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी कि अफगानिस्तान में 2 मिल रहे हैं, पाकिस्तान में इतने प्लेसेस मिले हैं, इंडिया में इतने प्लेसेस मिले हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें। जैसे अफगानिस्तान की तुम बात कर रहे हो तो शौतगोई और मुंडी गार्ग की बात कर लो। बलूचिस्तान की बात करेंगे तो सुत कांगीडोर की बात करेंगे, सुत खौ की बात करेंगे, बालाकोट की बात कर लेंगे। इसी प्रकार सिंध में मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो, कोटरदी, जुदिर जोड़दड़ो, ये सब की बात है। जो पंजाब पाकिस्तान वाले की बात कर रहे हो तो वहां से हम देखेंगे हड़प्पा, गैंडरीवॉल, रहमान ढेरी, सायरा खोला, जलीलपुर। और पंजाब इंडिया में बात कर रहे हो तो रोपड़, संघोल को ले लो। और साथ ही साथ हरियाणा में बनावली, मीठातल, राखीगढ़ी की बात कर लेंगे। इसी के साथ साथ राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा की तुम बात करो। उत्तर प्रदेश में आलमगीर है, आलमगीरपुर है, हुलास है। और हम गुजरात की ओर बढ़ते हैं तो वहां धोलावीरा, प्रभास, पाटन, रंगपुर, खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र। और महाराष्ट्र की जब तुम बात कर रहे हो तो वहां पर देमाबाद हमें देखने को मिलेगा। मैंने हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात कर रहे हैं तो काफी सारे स्थल इसके इनोवेटिव किए गए हैं जहां से कोई ना कोई चीज हमें देखने को मिलेगी। और उसमें से कुछ पोर्शंस जब हम पढ़ेंगे, जैसे विशाल अन्नागार को लेंगे, विशाल स्नानागार को लेंगे, तो वो चीजें कहाँ स्थित है वो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। बाकी सब में से कुछ भी हमारे मतलब का नहीं है। हाँ, यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो स्थल हैं उनको आप लिपिबद्ध कीजिए। वहां कुछ डायग्राम नहीं बनाने। लिपिबद्ध का मतलब हो गया कि तुम्हें उनके नेम्स लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात का नाम लिखा तो उसमें कौन कौन से स्थल हमें देखने को मिलेंगे, जैसे रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास, पाटन, इन सब की बात हम कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो ऐसा ही प्रश्न यहाँ देखने को मिल सकता है। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सरस्वती नदी की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई जो सिंधु सरस्वती सभ्यता की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो घूमेगी इसी के बीच। सिंधु नदी तो हम देख पा रहे हैं, पर सरस्वती क्या हो गई? लुप्त हो गई। अब इस लुप्त नदी के पीछे के जो क्वेश्चंस है वो हमें तैयार करने हैं। देखो सिंधु की अगर सरस्वती की अगर तुम बात कर रहे हो तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ था? सिंधु व गंगा के बीच में इसका प्रवाह क्षेत्र माना जाता है। डायग्राम में तुम अच्छे से समझ सकते हो, यहां भी तुम देख सकते हो क्लियरली। और ये जो सारे के सारे स्थल, जैसे ये नदी देख लो, ये हमारा सिंधु और गंगा के बीच का पोर्शन है। और ये किस नाम से बोलोगे तुम इसको? सरस्वती नदी का पाटन क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करो। देखो वैदिक काल में सरस्वती नदी लोगों के जीवन का आधार रही थी। कई सारे यहाँ पे वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए जो हम कहेंगे कि स्थान है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों वैदिक साहित्य में इसे नदी तमे, हम कहें देवी तमे, अम्बे तमे, ऐसे शब्दों से पुकारा जाता था। अगर बात करें बच्चों हवाई व भू सर्वेक्षण की तो देखिए इन दोनों के द्वारा या हम ये कहें उपग्रह का उपयोग करते हुए इसके जो प्रवाह क्षेत्र है उसका पता किया गया था। और ये जो सारे सर्वेक्षण किए गए थे उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इसका जो निकास था वो हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से माना जा सकता है। किनके द्वारा देखा हमने? उपग्रह से लिया, ड्रिलिंग मशीन की सहायता से देखा हमने, जो पुराने वैदिक संस्कृति में इसका वर्णन था उन ग्रंथों का अध्ययन करके, मतलब कई सारे वेन्यू, कई सारे जो टाइप्स थे उनको हमने यूज किया और ये पता चलाने की कोशिश की कि भाई ये उद्गम कहाँ से होती थी, कहाँ तक इसका लास्ट स्टैंड था। तो इसी क्रम में हमें ये पता चला कि हिमालय की जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं वहां से इसका उद्गम माना गया है। और साथ ही साथ देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि आदि बद्री से समतल में उतरती हुई है, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, झांसी, अग्रोहा, हनुमानगढ़, कालीबंगा में आती थी और फिर अनूपगढ़, सूरजगढ़ तक बहती हुई इसके कई सारे भाग होकर के ये समुद्र में मिल जाती थी। मुख्य शाखाओं की बात करें तो 2 शाखाएं उस समय इसकी डिवाइड होती थी। पहली शाखा की बात कर रहे हो तो प्रभास पट्टन में जाकर के ये सिंधु सागर में मिल जाती थी और दूसरी शाखा की बात करें तो सिंधु में प्रविष्ट होकर के कच्छ के रण में समा जाती थी और वहां लुप्त हो जाती थी। बच्चों इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करना चाहें तो देखिए इसकी लंबाई हमारे पास में 1600 किलोमीटर मानी जाएगी और चौड़ाई की अगर तुम बात कर रहे हो तो 3 से 12 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई मानी गई है। अंदाजा लगा सकते हो ना तुम। साथ ही साथ देखिए प्रसिद्ध पुरोहित डॉक्टर वीएस वाकणकर ने सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग को जानने के लिए अपने दल के साथ अभियान चलाया था और 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। यहां से प्रश्न केवल एक ही बनता है कि किस
पुरोहित ने इसके खोज के लिए, सरस्वती नदी के खोज के लिए अभियान चलाया। तो ये आंसर तुम्हारा निकल करके आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन से पूछा जाता है काफी बार। चलिए, भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण हम ये कहें या मूल जल स्रोत में पानी न मिलने पर धीरे धीरे ये नदी क्या हो गई, लुप्त हो गई। तो बच्चों ये थी हमारी सरस्वती नदी, जिसके किनारे अगर हम बात करें, देखिए वैदिक सरस्वती नदी ये रही, ये लाइंस में देखो, ये लाइंस में आपको इजीली दिख पा रही है, ये वाली हमारी सरस्वती नदी पोर्शन है। एटलीस्ट हम ये देख रहे हैं कि यहां से इसकी दो प्रमुख शाखाएं निकल रही हैं, और कई सारे क्षेत्र, जब हम बात करेंगे वनावली की बात कर रहे हो, राखीगढ़ी की बात कर रहे हो, कालीबंगा की तुम बात करोगे, तो ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ दिख रहे हैं हमें, इसी नदी के किनारे दिख रहे हैं। तो मैक्सिमम यहाँ दिख रहे हैं, तो फिर इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना गलत नहीं होगा। चलिए, अब हम सिंधु जो हमारी सरस्वती सभ्यता है उसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, अगर सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापत्य कला की बात करेंगे, यहाँ का नगर नियोजन कैसा था, है ना, वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। दुर्ग, है ना, तटों की संरचना है, क्या क्या बंदरगाहें थे, अन्नागार कैसे थे, वो सारी की सारी चीजें हमें स्थापत्य कला में देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए, अगर स्थापत्य कला की बात कर रहे हो, नगर नियोजन सबसे पहले ले लेते हैं। तो जैसा हमने कई बार पढ़ा है कि यहाँ का जो नगर नियोजन था वो सुनियोजित था, एक अच्छे से ढांचे में ये बनाया गया था। नगर में ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी तथा नीचे समतल भाग पर क्या था, नगर भाग बसाया गया था। गढ़ी भी देखने को मिलेगा, कई पुस्तकों में तुम्हें गढ़ भी देखने को मिल सकता है, सेम नाम है, कंफ्यूज मत होना। देखो, अब दो पोर्शंस हो गए, इस पूरे नगर के दो पोर्शंस बना दिए गए। एक ऊंचे चबूतरे पर है, थोड़ी हाइट पे है, उसको कह दिया गढ़ या गढ़ी, और जो निचला स्थल है, समतल पर बना हुआ है, उसे हम कह रहे हैं नगर का भाग। अब देखो, गढ़ में कौन रहेगा, गढ़ में राजा, पुरोहित व अन्य प्रमुख व्यक्तियों का निवास होता है। मोटी दीवारों का परकोटा होगा, और परकोटे की दीवार भी काफी चौड़ी होगी। निचला समतल पर जो नगर बसाया गया उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखो वहां पे क्या है, नगर की बात करोगे तो नगर में एक दूसरे को काटती हुई, समकोण पर काटती हुई सड़कें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि बड़ी बड़ी ईंटों की जो आकृतियां हमें देखने को मिलेंगी, और इन ईंटों का अनुपात की तुम बात कर रहे हो तो वो अनुपात है 1:2:4। कहने का मतलब 4:2:1। क्लियर हो गया, लंबाई, चौड़ाई और उसकी हाइट की बात कर ली। नालियों से पानी की निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिलेगी, और इसी के कारण हम देखेंगे बहुत ज्यादा फेमस होती है ये। पक्की ईंटों से तो उस समय मिस्रवासी भी परिचित नहीं थे, तो भी यहाँ पर पक्की ईंटों के भी प्रमाण हमें देखने को मिल जाते हैं। बच्चों, कालीबंगा में भवनों के फर्श पर चित्रकारी भी की गई है, और ऐसी चित्रकारी युक्त ईंटें आज हमें खुदाई में यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की, तो इन स्थलों से जो मकान हमें मिल रहे हैं वो बहुमंजिला मकान हमें देखने को मिलेंगे। तो आप ये समझ सकते हो तत्कालीन हमारी जो सभ्यता थी वो कितनी विकसित एज में थी कि हम यहाँ बहुमंजिला मकान भी देखने को हमें मिल रहे हैं। साधारणतः अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक घर में देखने की बात है 3-4 कमरे होंगे। आज की तरह ही बच्चों स्नानागार देखने को मिलेगा, शौचालय तक देखने को मिलेगा, पाठशाला, कुआं, ये सब देखा जाएगा, और मध्य में एक आंगन भी हमें देखने को मिल सकता है। और हर घर में जो जल निकासी की बात है वो नालियों से होता था, और उसका एक उचित प्रबंध किया गया था, स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया था वहां पे। तो नगर नियोजन की कुल मिला के हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नगर नियोजन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना था। क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद में अगला टॉपिक रहता है हमारा जल निकास। अब देखो, नगर नियोजन में तुम जल निकास की बात करो कि भाई नगर नियोजन आपने बता दिया, जल निकास कैसा था, उस पर एक टिप्पणात्मक प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था कि भाई सिंधु सरस्वती सभ्यता की जल निकास प्रणाली कैसी थी, या आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की जल निकास प्रणाली उत्कृष्ट कोटि की थी। टिप्पणी कीजिए, समीक्षा कीजिए। तो जल निकास के बारे में यहां से जितने भी पॉइंट्स हैं सारे याद रखने। सबसे पहली बात है कि यहाँ की अगर जल निकास व्यवस्था की बात कर रहे हो तो ये इस पूरी सभ्यता की एक मेन क्वालिटी थी, बहुत ही मुख्य विशेषता थी। प्राचीन सभ्यताओं में जल निकास की जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु सरस्वती सभ्यता में थी, उतनी विश्व में तुम किसी भी सभ्यता का अध्ययन करोगे ना तो तुम्हें नहीं मिलेगी देखने को। तो ये हमारे लिए क्या है, प्राइड की बात है। घरों के पानी को निकास करने के लिए नालियां बनी होती थी बच्चों, और नालियां गंदे पानी को ले जा करके नगर के बाहर ले जाती थी, बाहर तक छोड़ती थी। अब नगर के बाहर की स्थिति देखो, फिर बड़ी बड़ी जो नालियां थी उनके माध्यम से वो पानी सीधा आगे जाता था,
और ये नालियां ऐसे खुली नहीं थी, ये ढकी हुई होती थी। और ये भी देखते हैं कि इनकी चौड़ाई की अगर तुम बात करोगे तो 2 मीटर तक होती थी, बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई होती थी। नालियों को जोड़ने व प्लास्टर में मिट्टी, जिप्सम व चूने का प्रयोग किया जाता था। सड़कों की नालियों में मैन होल, जिसे कि उस समय तरमुखे कहा जाता था, वो भी मिले हैं। नालियों के बीच बीच में चैम्बर यानी शौच गर्त भी बनाए गए हैं, जिनकी सफाई करके कूड़ा करकट निकाल दिया जाता था। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो आज का हमारा जो सिविल सिस्टम है, सिविल लाइन सिस्टम है, सेम वैसा का वैसा सिस्टम उतने सालों पहले यहां पर डेवलप हो चुका था। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान विज्ञान है या हमारी जो उन्नति है वो आधुनिक नहीं है, उसकी जड़ें कहां रुकी हुई हैं भाई? हमारे प्राचीन समय में जुड़ी हुई हैं। कहां जुड़ी हुई हैं? प्राचीन समय में। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद में देखिए आगे हम बात करें विशाल स्नानागार की। तो यहां अगर स्थापत्य कला की तुम बात कर रहे हो तो स्थापत्य कला में हम कह देते हैं कि विशाल स्नानागार एक अजूबा है, अजूबे की तरह है। हम इसका जब वर्णन करेंगे ना तो देखो तुम्हें ये पता चलेगा कि मोहनजोदड़ो में ये मिला, ठीक है। और यहाँ पे इमेज भी देख पा रहे हो, ये जो डेवलप की गई, ये जो आकृति डेवलप की गई, उसका प्रयास या उसका कयास ये लगाया जा रहा है कि भाई कोई भी फंक्शन होता था तो सब शुद्ध स्नान करते थे, सब सामूहिक स्नान कर सकते थे। यहाँ पे इसमें अलग अलग कमरे बने हुए हैं, ईंटों से बनी हुई ये आकृति है। और पास में हम देखेंगे कुआं है जिससे जल निकासी की व्यवस्था भी की गई है। छोटे छोटे 8 स्नानागार इसके पोर्शंस में हमें देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ अगर विशाल अन्नागार की तुम बात करोगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार भी मिले हैं। तो जाहिर सी बात हम ये कह सकते हैं कि वो अनाज का स्टोरेज करने की परंपराओं से भी अवगत थे। बच्चों, अब हम प्रत्येक खंड की अगर इसकी बात करें तो उसमें 6-6 की पंक्तियों में भंडार कक्ष बने हुए थे। तो कहने का मतलब ये सामूहिक भी हो सकता है कि भाई पूरे नगर का, या हम ये कहें कि जैसे हमारा आज मोहल्ले टाइप होता है, छोटा एरिया होता है, उस पूरे एरिया का स्टोरेज इसी अन्नागार में किया जाता था। बच्चों, दोनों के मध्य जो भी भंडार कक्ष बनाए गए हैं, उन दोनों के मध्य, उन भंडार कक्षों के मध्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो 23 फुट की दूरी होती थी। यानी कि तुम समझ पा रहे हो ना कितने बड़े एरिया में ये विकसित किया गया है। इसका प्रवेश द्वार की अगर हम बात करेंगे तो रावी नदी से स्टार्ट होता था। अब ये चीज हम ये ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जल मार्ग से जो भी चीज आ रही है, जल मार्ग से जो भी वस्तुएं लाई जा रही हैं, उनका स्टोरेज यहां कर सकते थे, हम कर सकते थे ना। बच्चों, यह अन्नागार राजकीय था। ऐसा अन्नागार मेसोपोटामिया के नगरों में भी मिले हैं। तो जाहिर सी बात है, जब व्यापारिक गतिविधियां, व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध दो सभ्यताओं के मध्य होते हैं तो दोनों सभ्यताओं की जो चाहे स्थापत्य कला की बात करो, आर्थिक जीवन की बात करो, चाहे राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, चाहे धार्मिक जीवन की बात करें, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस जरूर करती हैं। बच्चों, इसी स्थापत्य कला में अगर हम बात करें तो अगली जो आकृति हमें देखने को मिलेगी वो है विशाल जलाशय व स्टेडियम। देखो, धोलावीरा का जब उत्खनन कार्य किया गया तो इसके 16 छोटे बड़े जो जलाशय थे उनके अवशेष हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बच्चों, जिनमें हम ये कह सकते हैं कि उस समय की जो जल संग्रहण व्यवस्था थी उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। इनके डायमेंशंस की बात करो तो वो हमसे पूछा नहीं जाता, फिर भी अगर टिप्पणात्मक प्रश्न होता है तो डायमेंशन ध्यान रखना। 95 बाई 11.42 बाई 4 मीटर का इसका डायमेंशन लिया गया था। इसके अलावा धोलावीरा से विशाल स्टेडियम के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। यहां से अगर वन लाइनर प्रश्न की तुम बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है इनकी स्थिति को पूछ सकता है कि ये दोनों कहां मिले हैं, और हमारा आंसर निकल करके आएगा धोलावीरा। क्लियर? चलिए, इसके साथ साथ अगर स्टेडियम की तुम बात कर रहे हो तो इसका आकार 283 बाई 45 मीटर है। स्टेडियम के चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए स्थान या सोपान भी बनाए गए हैं। समारोह स्थल दुर्ग की प्राचीर से जुड़ा हुआ है, जिसकी चौड़ाई की बात करो तो वो 12 मीटर है। तो ये जो स्टेडियम है, आज तो हम स्टेडियम कह देते हैं, ये क्यों बनाया गया होगा? हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय अगर दुर्ग में कोई भी बड़ा फंक्शन होता था जिसे गांव के, नगर और गढ़ी के लोग बैठ करके देखना चाहते थे तो वो यहाँ आकर के आराम से बैठ करके देख सकते थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगली जो स्थापत्य कला के उदाहरण में देख लेते हैं विशाल गोदीबाड़ा। तो गोदीबाड़ा का मतलब समझ रहे हो, डाकयार्ड कह सकते हो, बंदरगाह टाइप है ना। लोथल से, ये कहां से मिल रहा है भाई? लोथल से। तो इनकी स्थिति को लेकर के मैच वाले क्वेश्चंस भी हमसे करवा सकता है कि भाई ये लो, 3 नाम दे दिए, 3 चीजों को पूछ लिए कहां से क्या मिला है, तो वो चीजें तुम ध्यान रखोगे, है ना। स्नानागार की बात करो, अन्नागार की बात करो, या फिर गोदीबाड़ा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर हम स्टेडियम की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें मैच में भी पूछ सकते हैं।
सकता है। तो लोथल की जब बात कर रहे हैं तो वहां से विशाल गोदीवाड़ा मिल रहा है जो एक ईंटों का ढांचा है। और इसकी खोज की बात करो, जो एस राव ने गोदीवाड़ा की खोज की थी, उस समय खोजा था और उन्होंने ये कहा था ये डार्क यार्ड है या बंदरगाह का एक महत्वपूर्ण स्थल हो सकता है। इसका आकार की बात तुमसे कभी पूछेगा नहीं। और ये जो इसका मेन गेट की बात कर रहे हो, उत्तरी प्रवेश द्वार की तुम बात कर रहे हो, तो वो इतना चौड़ा है कि उससे जहाज आराम से आ जा सकते थे। क्लियर। चलिए इसके साथ साथ देखिए, प्रवेश द्वार की बात करें तो वो भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था जिससे गोदी में पानी आता था। गोदी मतलब गोद नहीं भाई, इस पूरे एरियाज की बात कर रहे हैं। राव आगे बताते हैं हमें कि लोथल की गोदी फिनिशिया और रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित और प्राचीनतम है। तो यहां भी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता थी वो क्या है, बहुत ही प्राचीन थी। लोथल का डार्कयार्ड वर्तमान विशाखापट्टनम में बने डार्कयार्ड से भी बड़ा है। तो अंदाजा लगाओ व्यापारिक गतिविधियां कैसी होती थी, कैसे होंगे व्यापारिक संबंध, काफी उत्कृष्ट रहे होंगे, है ना। चलिए ये सारा तो हमने देखा स्थापत्य कला। अब अन्य कलाओं की जब हम बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता में, तो अन्य कलाओं में जैसे मूर्तियों की बात करेंगे, वहां से मिली हुई जो मोहरे हैं उनकी बात करेंगे, और उनके आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जीवन की बात करेंगे। तो इन सारी की सारी कलाओं के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, बेल की आकृतियां मिली है, नर्तकी की कांस्य की मूर्तियां मिली है। क्या कहती है ये दोनों कलाएं, ये कहती है मूर्ति कला से हम उस समय प्रचलित थे, उस समय हमें ये परिचित थे कि भाई मूर्ति कला कैसी थी। साथ ही साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि पशुओं को भी उस समय हम एक अच्छा स्थान दे रहे थे, पशुपालन से भी हम जुड़े हुए थे। मोहरों की जब आकृतियां देखते हैं तो योगीश्वर शिव वगैरह हमें देखने को मिलेंगे, मृदभांड मिल रहे हैं, मोहरे मिल रही हैं। तो ये सारी की सारी कैसी अन्य जो भी कलाएं, उन सब के बारे में हमें जानकारी दे देंगी। सेलखड़ी की योगी की मूर्ति मिल रही है, ठीक है, नर्तकी की कांस्य की मिल रही है, मिट्टी दोनों की मूर्तियां मिल रही है। तो मिट्टी की बात करोगे तो वहां पे मिट्टी की भी मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी की सारी जो कलाएं, चाहे वो मृदभांड वाली कलाएं हो, चाहे वो हम कहें चित्रकला वाली बात हो, चाहे हम कहें कि हमारी मोहरों की संरचना की बात करें, है ना, चाहे हम ये कहें कि जो हम सैलखड़ी से योगी की मूर्तियां बना रहे हैं, दार्शनिक जीवन को लेकर के बात करें, तो वो सारी की सारी स्थिति में सिंधु सरस्वती सभ्यता क्या थी, उत्कृष्ट स्थान लिए हुए थी। बच्चों इसी क्रम में देखिए, कांस्य की मूर्ति की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, बिल्कुल नहीं पूछा जाता हमसे। यहां पर जो मेन बात है वो हम ये कह सकते हैं कि मृदभांड यानी मृद जो मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियां हैं उनके बहुत सारे हमें यहां से भंडार मिले हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कुबड़दार बैलों की भी मूर्तियां मिली हैं। मोहरों पर किए गए चित्रण से हमें ये पता चलता है कि इनके निवासियों की चित्रकला में भी बहुत अच्छी रुचि थी। बच्चों साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो मोहरे हैं उनके एक भाग में तो क्या किया गया, चित्र बनाया गया, और साथ ही साथ पीछे की ओर घुंडी बनाई गई है जो सभ्यता क्या करती थी, उसको टाकने के काम में आती थी, है ना। तो ये ऐसे उत्कृष्ट नमूने हमें यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ देखिए, अगर लिपि की तुम बात करो, इंपोर्टेंट निकल करके आता है, क्योंकि ये लिपि अभी तक क्या है, पढ़ी नहीं गई है अच्छे से, हम पढ़ नहीं पाए, और इसमें अभी तक हमें 2500 लेख मिल चुके हैं परंतु इन्हें पढ़ा नहीं गया है। 17 अक्षर का सबसे लंबा व बड़े अक्षरों का अभिलेख धोलावीरा से मिला है, जिसका डायग्राम तुम यहाँ देख सकते हो। और इनकी जो लिपि है वो कैसी है, भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी चित्रों का प्रयोग किया गया है, सैंबल्स का प्रयोग किया गया है, और उसी को तुम्हें समझना होगा। और अभी तक तो हम समझ नहीं पाए, जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन हमें ये सारा का सारा नॉलेज और भी अच्छे से मिल जाएगा। प्रयास कर रहे हैं, कभी ना कभी तो समझेंगे ही। चलिए देखिए, अब विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की तो वैसे भी हमने जब 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितना उत्कृष्ट विज्ञान था हमारा। जो चीजें आज वैज्ञानिक आज देख रहे हैं, आर्यभट्ट साहब ने आर्यभट्टीय में वो पहले ही बता दिया था। वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिलेगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे, और गुणा योग जैसे चिन्हों की बात कर रहे हो तुम, वो यहाँ के निवासी उनसे परिचित थे। कैसे कहोगे, क्योंकि उनकी जो मोहरे वगैरह हैं, लिपियां हैं, उसमें हम ये चित्र चिन्ह देख सकते हैं। बच्चों साथ ही साथ हमें ऐसे पदार्थों के अवशेष भी मिले हैं जो संभवतः औषधि के रूप में काम आते थे। कालीबंगा की बात करो या लोथल की बात करो तो यहाँ से खोपड़ी के अवशेष भी मिले, और इस खोपड़ी में कई सारे छेद है, कुछ छेद तो भरे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज किसको इंगित करेगी, हमारी शल्य चिकित्सा को।
तो भाई ये शल्य चिकित्सा का संकेत देता है कि भाई उस समय भी हम देखें सर्जरिकल जो चीजें थी वो विकसित थी। साथ ही साथ अगर धातु विज्ञान की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि कांस्य की मूर्ति मिल गई भाई, तो क्या कह सकते हो कि भाई जो मोहनजोदड़ो से नर्तक की कांस्य की मूर्ति मिली है, उसी तरह दैमाबाद की बात करेंगे तो वहां से रथ की आकृति मिली है। तो ये इंगित करते हैं कि उस समय के जो निवासी थे उन्हें किसका ज्ञान था, उन्हें हमारी धातु विज्ञान के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज था। क्लियर हो रहा है ना सब चीजें। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो जैसे मिट्टी के बर्तन खुमार के चाक पर बनाए जाते थे, पकाने के लिए भट्टियां बनाई गई थी, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती। बस ये सारा का सारा तुम्हें किस में मेंशन करना पड़ सकता है, अगर उसने विज्ञान को लेकर के वहां पर टिप्पणात्मक प्रश्न हमारे सामने पुट कर दिया तो हम इस चीज को वहां पर मेंशन कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद में देखिए अगली जो चीज हम देखने वाले हैं वो सिंधु सरस्वती सभ्यता के निवासियों का आर्थिक जीवन की स्थिति के बारे में बात करेंगे। देखो आर्थिक जीवन की बात कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें जब भी इकोनॉमिक्स में भी तुमने पढ़ा होगा कि आर्थिक जीवन की बात कर रहे हो तो जितने भी अर्थ को अर्न करने वाले उनके क्रियाकलाप है उनको देखोगे बस, और तुम्हारा आर्थिक जीवन स्तर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात कर रहे हैं तो उसके निवासियों के लिए हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो कृषि व्यवस्था थी वो काफी उन्नत थी, पशुपालन वो करते थे, उद्योग धंधों में वो लगे हुए थे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आंतरिक व बाह्य व्यापार के प्रमाण भी हमें वहां से देखने को मिल जाते हैं। अरे भाई मेसोपोटामिया तक हम जाके आएंगे आगे, तुम देखोगे यहाँ की मुद्राएं मोहरें हैं वो वहां मिलेंगी हमें, कैसे गई, व्यापार के जरिए, व्यापारिक संबंधों के थ्रू वो चीजें वहां पर हमें देखने को मिलेंगी। बच्चों साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इस सभ्यता के लोग घोड़ों से भी परिचित हो चुके थे, इसके साक्ष्य हमें अभी हाल ही के दिनों में मिले हैं। और साथ ही साथ अगर बात करो सुरकोटड़ा की, राणा गुंडई की, तो ये दोनों स्थल वो हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में आते हैं जहां से घोड़े के अवशेष मिलते हैं। तो इन दोनों को तुम राइट डाउन करके लिख लेना, वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ तैयार करते हुए चलेंगे, इतना टाइम हमारे पास में नहीं कि वापस हम रिवाइज करें। चलिए देखिए आर्थिक जीवन के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो एसआर राव साहब कहते हैं कि रंगपुर व लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली है यहां से। जबकि सुरकोटड़ा की बात कर रहे थे, राणा गुंडई की बात कर रहे तो वहां से अवशेष मिले, हड्डियां मिली हैं घोड़े की। ठीक है, तो यहां से मूर्तियां मिली है, कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन अगला क्वेश्चन आ गया तो तुम ये चीजें मत करके आ जाना, अवशेष तो वहीं से मिले। डॉक्टर वीएस वाणकर की बात कर रहे हो तो उनके अनुसार कच्छ सरस्वती नदी शोध अभियान के दौरान सरस्वती नदी के तट पर स्थित अनेक स्थानों से अस्थियां मिली हैं घोड़े की, पर जो मेनली बात करेंगे सुरकोटड़ा और राणा गुंडई की हम करेंगे। क्लियर। चलिए ये आर्थिक जीवन परिदृश्य था। तुम्हारे चैप्टर की अप्रोच ये कहती है कि उनका हमें लाइट लुक लेना है, केवल लाइटली लुक, ज्यादा डीपली तुम्हें जाना ही नहीं है। अब देखिए उन्नत कृषि की बात करी और पशुपालन की बात करी थी तो हम ये देखेंगे यहाँ पे गेहूं, जौ, मोटे अनाज, ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा, ऐसी फसलों के उत्पादन की भी प्रमाण हमें मिलेंगे। कपास, खजूर, तिल, चावल के उत्पादन की मिलेंगे। जुताई के लिए लकड़ी का जो हल था उसका प्रयोग किया जाता था, ये बातें भी हमें पता चलती हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं जुते हुए खेत के जो प्रमाण है वो भी हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे कालीबंगा से। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी व सुअर को यहाँ पाला जाता था, ये प्रमुख पालतू पशु थे। तो कुल मिला के यहाँ की जो हम कह रहे हैं कि उन्नत कृषि वाली बात करो या पशुपालन वाली बात करो, उनकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी, ज्यादा कुछ इसमें हमारे पास में है नहीं। बस जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, ये तुम्हें ध्यान रखना होगा। क्लियर। चलो इसके बाद में हम उद्योग और शिल्पों की बात करें तो शिल्प कला की जब तुम बात कर रहे हो, उद्योगों की बात कर रहे हो, कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, क्योंकि भाई ताम्र की बात कर रहे हैं, ताम्र कांसे से सुंदर बर्तन बनाए जा रहे थे। यहाँ पे जो नर्तकी की मूर्ति है उसकी हम बात कर चुके हैं। तांबे के उपकरण मिलेंगे, जो मछली पकड़ने के कांटे बने हुए हैं वो सारे उपकरणों की बात करो, औजारों की बात करो, या हम कहें जो रोजाना काम में आने वाले उपकरण थे वो भी तांबे के हमें देखने को मिल सकते हैं। छेनी, तलवार वगैरह मिल सकती है। हाँ बच्चों, यहां से अगर युद्ध की बात करेंगे ना तो उस समय हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो तलवार वगैरह तो मिली है पर उतनी नहीं मिली है। तो हम ये कह सकते हैं शांति प्रिय लोग थे, लड़ाई झगड़े नहीं करते थे हमारी तरह, है ना। कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की बात कर ली, बैल की मूर्ति की बात कर ली, पशु पक्षियों की आकृतियों की बात कर ली, तो ये धातु उद्योग था वो विकसित था, ये हम कह सकते हैं। ये जो प्रश्न आते हैं यहां से
वो सीधे सीधे टिप्पणात्मक प्रश्न बनते हैं बच्चों इन डिटेल्स में, कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनकी तत्कालीन जो हम कहें कि औद्योगिक स्थिति की बात करो, आर्थिक जीवन स्तर की बात करो, वो कैसा था, शिल्प कला कैसी थी, तो उस समय हमें इन सब टॉपिक्स की जरूरत पड़ जाती है। मिट्टी के बर्तन बन रहे थे, मणके का निर्माण किया जा रहा था और कई सारे इनसे आभूषण बनाए जा रहे थे। लोथल और चूहंदड़ों की बात करोगे तो इसमें कारखाने मिलेंगे जो मन के निर्माण के कारखाने थे। मन के सोने, चांदी, तांबे, पीली मिट्टी, शैल खड़ी, कीमती पत्थर, सीपी, शंख आदि के बनाए जाते थे। तो ये वाली चीज भी नहीं है, केवल ये कि भाई जो स्थलों की बात की जाती है, अगर प्रीवियस ईयर की तुम बात कर रहे हो ना, तो वहां पे जो भी प्रश्न तुम देखोगे ना, तो वो क्या मिलेंगे, डेटाज वाइज मिलेंगे कि भाई ये वाली चीज कहाँ हो रही थी, ये वाला काम कहाँ का पॉपुलर था। बस उसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें तैयार करना है, बाकी सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए कोई मतलब की नहीं रहेंगी। ठीक है, चलिए के बाद में बात करते हैं। लगभग 2,500 मोहरें हमें यहाँ से मिली हैं, जो अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। पशुओं में एक सींग वाला पशु हमें देखने को मिलेगा, बाघ, हिरण, हाथी, सांड, गैंडा, पेड़ पौधों की आकृति, मानव आकृतियां, ये सारी की सारी इन मोहरों पर हमें देखने को मिल जाती है। वस्त्र उद्योग अच्छा था, कपास के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था, जानते थे, तो इस वजह से यहाँ पे वस्त्रों का निर्माण के कारखाने भी हमें देखने को मिल जाएंगे। बच्चों इसी क्रम में अगर व्यापार और वाणिज्य की बात कर रहे हो तो दोनों टाइप्स के, चाहे वो आंतरिक की बात करो या विदेशी व्यापार की बात करें, इस दोनों टाइप के व्यापार यहाँ पर अच्छी अवस्था में हमें देखने को मिलेंगे। ताम्र, खनिज, रत्न, उपरत्न, धातु निर्मित सामग्री, पात्र, उपकरण, आभूषण आदि का व्यापार होता रहता था। तांबा राजस्थान के गणेश्वर की बात कर लो, सोना मैसूर की बात करेंगे, चांदी ईरान की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात करेंगे। मणकों के लिए बात करोगे तो तुम गुजरात पहुंच जाओ और महाराष्ट्र पहुंच जाओ, यहां से मंगाए जाते थे। तो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं इंटरनल एंड आउटरनल दोनों तरह के जो ट्रेड थे वो यहाँ पर कार्य कर रहे थे। भाई आंतरिक काम भी हो रहा था और विदेशों से भी व्यापार की गतिविधियां संचालित थी। इसी क्रम में अगर बात करें तो मेसोपोटामिया की बात करें, जहां से व्यापारिक संबंध थे, इसकी जानकारी इससे मिलती है कि वहां पर एक अभिलेख मिला जिसमें सिंधु वासियों के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया, जो भारत में उस समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ भी हमारे ट्रेडिशनल रिलेशंस रहे हैं। बच्चों मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु सरस्वती सभ्यता की लगभग 24 मोहरें मिली हैं। तो ये क्या कहती है, हमारे आउटरनल या एक्सटर्नल ट्रेड को दर्शाती है कि विदेशों के साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे देखिए, लोथल में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर बटन के समान गोलाकार आकृतियां मोहरे मिली है, और ये मोहरे ऐसी ही मोहरे हमें बहरीन द्वीप की बात करो, पारस की खाड़ी की बात करें, मेसोपोटामिया के क्षेत्र की बात करें तो वहां से देखने को मिल जाएंगी। व्यापार के लिए हम ये देखेंगे कि चार्ट, जैस्पर व अंगेट से बने हुए बाटों का प्रयोग किया जाता था। बाटों की आकृति, ये वाली जो फैक्ट है ना, यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं होता, बस ये वाली कि ये किस आकार का, किस धातु से बने होते थे और किस आकार के थे, घनाकार, गोलाकार, इस टाइप के प्रश्न पूछा जा सकते हैं। इनकी जो श्रृंखला थी वो बढ़ते क्रम में थी, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस प्रकार से ये मल्टीपल हम कहें कि क्रम में बढ़े हुए थे, बने हुए थे। ठीक है, इसके साथ साथ देखो बच्चों, अगर सामाजिक जीवन की तुम बात कर रहे हो तो उस समय समाज में शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग व कृषक वर्ग था। तो क्योंकि हमने जब गढ़ी की बात करी थी, गढ़ी या गढ़ की तुमने बात करी है ना, और साथ ही साथ तुमने नगर की भी बात करी है, तो दोनों में निवास में हमने देखा था गढ़ी में कौन रह रहा है, कर्मचारी, शासक, महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग रह रहा है। नगर की बात कर रहे हो, सामान्य लोग रह रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि सामाजिक जीवन में ये दोनों या ये दोनों नगरों, दोनों पोर्शंस में रहने वाले लोग हमें देखने को मिल जाएंगे। शासकों की बात करेंगे, वो बताया जैसे मैंने, गढ़ में रहने वाला काम है, अन्य वर्ग नगर में रह रहे हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को मानी जाती थी। मातृ देवी की जो मूर्तियां मिल रही हैं, तो उससे हम ये कह रहे हैं कि नारी के प्रति इनका सम्मान था, नारी शक्ति की पूजा करते थे, मातृ सत्तात्मक हम कह सकते हैं। साथ ही साथ सूती वस्त्रों के प्रमाण भी हमें देखने को मिलेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही क्या कर रहे हैं, आभूषण पहन रहे हैं, मणकों के द्वारा बनेंगे, क्योंकि जब मणकों की हमने बात करी है
तो कई सारी धातुओं की हमने बात करी है, शेलखड़ी से बने होते थे, और लोथल वगैरह की बात करी जहां इनके कारखाने भी देखने को मिले। तो आभूषण की तो काफी ज्यादा डिमांड थी यहाँ पे। एक मुद्रा पर हम ये देखेंगे कि ढोलक का चित्र भी हमें देखने को मिलता है, जो ये कहता है कि ये जो नगरवासी थे वो किसके प्रति भी सजग थे, संगीत को लेकर के भी। भाई ढोलक किस में आएगा, संगीत में आएगा ना। तो ऐसे कयास लगाए गए हैं। लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया। लिपि को जब तक नहीं पढ़ा गया तब तक हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो हमारे सामने नहीं आएंगे। संगीत की बात भी कर ली, आखेट और संगीत के प्रमाण भी। आखेट की बात करोगे ना तो उस समय हम ये देखेंगे कि मोहर ऐसी मिलेगी जिसपे आखेट करता हुआ व्यक्ति भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें हमने केवल प्रयास और कयास के माध्यम से ही पता की हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं। धार्मिक जीवन में देखो एक भी मंदिर यहाँ नहीं मिलेगा, कोई भी मंदिर या मंदिर जैसी आकृति हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। जब मंदिर जैसी नहीं मिलती तो हम क्या है अंदाजा लगाएंगे, भाई ये खुले आकाश के नीचे अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता जैसी बातें कर सकते हैं। तो इनके जो देवताओं को बात करें उपासना को लेकर के, तो हम ये कह सकते हैं वृक्ष, जल व पशु की पूजा करते थे। क्योंकि योगेश्वर शिव की बात कर लो तुम यहाँ पे, है ना, जल देवता की बात कर लो, पशुओं की बात कर लो, तो ये सारे प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो उसी वजह से पहला टॉपिक हम कह देंगे वृक्ष, जल व पशुओं की पूजा करते हैं। साथ ही साथ हम इसको आगे बढ़ाते हुए ये भी कह सकते हैं कि ये मातृ देवी की जो मूर्तियां मिल रही हैं उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं ये मातृ देवी की उपासना करते हैं, क्योंकि ऐसी मूर्तियां हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चुंदड़ो से प्राप्त हो रही हैं। तो क्या हुआ, मातृ सत्तात्मकता की बात करेंगे, मातृ देवी की पूजा की भी हम बात कर लेंगे। इसी के साथ साथ पशुपति शिव, जैसा कि मैंने बताया था, एक योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति देखने को मिलता है मुद्राओं पर, जिसमें हम ये देखते हैं कि चारों तरफ उसके पास में काफी सारे पशु हमें देखने को मिलेंगे। लाइक हम ये देखेंगे उसके पास में काफी सारे पशु हैं, तो पशुओं के पति वही योगेश्वर शिव हैं और वही पशुपति शिव हैं, तो उनकी पूजा का प्रावधान भी हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो हम तप, योग व यज्ञ को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कालीबंगा की बात करो, राखीगढ़ी की तुम बात करोगे, बनावली की तुम बात करोगे, लोथल की करोगे, तो यहां से अग्नि कुंड और अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। तो ये कहती हैं कि यहां पर क्या था, यज्ञ, तप, ऐसी चीजें की जाती थी। योग मुद्रा की योगेश्वर पद्मासन लगाए हुए बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो योग का क्रियास हमने वहां से लगाया है। बच्चों यहाँ पर हमें एक सींग वाला वृषण भी मिलता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपस में रिलेट करती हैं किससे, योगेश्वर शिव से, पशुपति नाथ से। तो इस प्रकार से सारे के सारे पूजा को लेकर, धार्मिक स्थिति को लेकर डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। कुछ भी नहीं है, वृक्ष, पशु, इनकी पूजा कर रहे हैं, जल की, साथ ही साथ मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं भाई ये लोग। साथ ही साथ हम देख रहे हैं योगेश्वर शिव की भी बात करेंगे, और अंत में हम कहेंगे तप, योग और यज्ञ के प्रमाण भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे ये कुबड़दार बैल वगैरह, ये सारा स्नानागार की तुम बात करो, मोहनजोदाड़ो की, तो वो सारे धार्मिक पद्धतियों से रिलेट करते थे। ये सब चीजें हमने पहले देख ली थी, तो इनका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राजनीतिक जीवन की बात करो। देखो राजनीतिक जीवन में दो बातें समझ लो सीधा सीधा। पहली बात यह है कि स्पष्ट जानकारी हमारे पास में नहीं है। पहली ही बात है कि भाई इसकी जो पूरी की पूरी स्पष्ट जानकारी है वो हमारे पास में नहीं है। हाँ ये है कि इनकी जो रुचि थी वो व्यापार में थी। प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो चार बड़े केंद्र यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे हड़प्पा की तुम बात करो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुव्यवस्थित नगर नियोजन यहाँ देखने को मिलेगा, स्वच्छता है, जल संरक्षण, इससे हमें ये देखने को मिलता है कि ये लोग कैसे रहे होंगे, बिल्कुल शांति प्रिय रहे होंगे, है ना। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुशल व पूर्ण राज्य सत्ता नियंत्रण के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। एक व्यवस्थित पालिका बनाई गई थी जिसके द्वारा ये सारी गतिविधियां संचालित होती थी। अस्त्र शस्त्र ज्यादा मिले नहीं तो लड़ाई दंगे कम होते थे, ये बात हम कह सकते हैं। तो ये लोग कैसे रहे होंगे भाई, शांति प्रिय रहे होंगे। हथियारों की अगर तुम वैसे बात करो तो कांसे की आरी मिली है, तांबे की तलवारें मिलेंगी, भालों के अग्रभाग मिल रहे हैं, कटार, चाकू और बाण के अग्रभाग, ये सब हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। पर ये एक लिमिटेड मात्रा में मिल रहे हैं। हो सकता है कि जो गढ़ी था, वो अपर भाग था ना गढ़ी, उस गढ़ी की रक्षा के लिए या हम कहें उसकी सुरक्षा के लिए ये हथियार आवश्यक थे। अदरवाइज यहाँ पर लोग कैसे माने गए, शांति प्रिय माने गए। क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इसके आगे की भारतीय सभ्यता के प्रमाण में हमें उस समय की विदेशी संस्कृतियों के बारे में भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां बच्चों ऐसी थी कि जो एक दूसरे स्थान को आपस में रिलेट कर देती थी। मोहनजोदड़ो में भेड़ की आकृतियों में डाडी बताई गई, सुमेर और बेबीलोन में बेलों की
डाडी बताई गई है। तो इस प्रकार से ये ऐसे कयास लगा करके इन फैक्ट्स को साथ में रख करके हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इस सभ्यता के पैरेलल उस समय विश्व की कौन कौन सी सभ्यताएं वर्क कर रही थी और इनके आपसी जो रिलेशंस थे वो कैसे रहे होंगे, चाहे वो व्यापारिक संबंधों की बात करें चाहे हम इनके सांस्कृतिक संबंधों की बात करें। देखो बच्चों, इसी प्रकार हड़प्पा की तरह सुमेरवासी भी अपने केसों को फीतों से बांधते थे। किससे बांधते थे? फीतों से। हड़प्पा की तरह मिस्र की कब्रों से लघु मक्खी के आकार की गुड़िया प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, एट द कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव अति प्राचीन काल में विश्व की अन्य संस्कृतियों पर भी रहा था और इनमें आपस में चाहे वो व्यापारिक रिलेशंस हो चाहे हम कहें वो सांस्कृतिक कल्चरल रिलेशंस हो, वो आपस में स्टेबल करते थे। क्लियर हो गया? तो यहां से प्रश्न केवल यही पूछे जाते हैं कि तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के ऊपर चर्चा कीजिए, धार्मिक स्थिति कैसी रही होगी, उनका सामाजिक जीवन स्तर कैसा रहा होगा। इस प्रकार के प्रश्न हमें यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब मृतक संस्कार की बात करें। देखिए ये टॉपिक एक अलग से टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उस समय हम बात करेंगे 3 टाइप्स के वो संस्कार करते थे। अंतिम संस्कार करने के लिए 3 प्रक्रिया अपनाते थे। जैसे पूर्ण समाधिकरण, भाई पूरे के पूरे को समाधि दे दी। अब वो जल समाधि होती थी कि हम कहें कि वो भूमि समाधि होती थी। साथ ही साथ देखिए आंशिक समाधिकरण, जानवरों द्वारा पशुओं के शव को खाने के बाद समाधिकरण कर देते थे। तो मतलब कहने का मतलब आधा जानवरों ने खा लिया फिर उसको दफना दिया, तो वो हो गया आंशिक समाधिकरण। और दाह क्रम का मतलब है जलाना वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे सिंधु सरस्वती वासियों के शवों को अंतिम संस्कार करने के टाइप्स थे। तीनों याद रखने, पूछा जा सकता है कि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और हमारा दाह क्रम। तो यहां तक का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इस सारे के सारे टॉपिक में बच्चों फैक्चुअल क्वेश्चंस है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम डीपली इसमें एंटर करें और कंफ्यूजन होना है। बस तुम्हें फैक्ट्स जितने फैक्ट्स निकल रहे हैं, जितने डेटाज निकल रहे हैं, उन्हें प्रिपेयर कर लेना है, काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखा जाए। देखो अभ्यास प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं तो हमारा पहला प्रश्न निकल कर आता है, गोदीवाड़ा के अवशेष किस स्थान पे मिले? जब लोथल की तुमने बात करी थी तो वहां पर हमारे सामने निकल करके आ गया था बंदरगाह डार्क यार्ड, है ना? ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? जब धोलावीरा की बात कर रहे हो गुजरात में पहुंच जाओ। और धोलावीरा में क्या था? स्टेडियम वगैरह की बात हमने करी थी ना, तो वो चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है, सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। मनमोहिनी की मूर्ति याद रख लेना, ऐसे मोहनजोदड़ो में मिली है। तो कहने का मतलब नर्तकी की जो कांसे की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। क्लियर? अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थल हड़प्पा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब व किन के द्वारा किया गया? जब दोनों स्थलों की बात करिए, हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की, तो दोनों के बारे में बताना है। 1921 में चले जाओगे तब तुम्हें मिलेंगे माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी साहब। और जब 1922 में तुम प्रवेश करोगे वहां पे तुम्हें राखल दास बनर्जी साहब मिलेंगे जो मोहनजोदड़ो को इनोवेटिव करेंगे, उसका खोज कर लेंगे। इस प्रकार से क्लियर हो गया। दोनों के बारे में लिखोगे, डेट्स एंड किस किसने उसको खोजा है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान किस पुरातत्ववेता ने प्रारंभ किया था? जब वीएस वाकणकर की बात कर रहे हो तो डॉक्टर वीएस वाकणकर साहब ने सरस्वती के प्रवाह मार्ग को जानने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था। और वो बात यहां तुम्हें मेंशन नहीं करनी है कि ये कितने किलोमीटर चले थे, 4000 किलोमीटर। वो यहां पर मायना नहीं रखती है बात। क्लियर? चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता कला व ज्ञान विज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखो जैसा मैंने तुम्हें बताया था प्रश्न ऐसे ही बनेंगे कि सिंधु सभ्यता सरस्वती कला व ज्ञान विज्ञान के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, उनके आर्थिक जीवन स्तर के बारे में। तो इस प्रकार से बनेंगे। तो तुम वो सारी की सारी चीजें लिख दोगे, भाई इनको गणित का भी ज्ञान था, यहाँ पे पत्थर की मूर्तियां मिल रही हैं, पशु पक्षियों की मूर्तियां मिल रही हैं, मोहरे मिल रहे हैं, स्वास्तिक के निशान मिल रहे हैं, है ना? तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ दिखाओगे? कला और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। तो वो सारी की सारी बातें यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था शल्य चिकित्सा वाला भी विज्ञान वाले पोर्शन में डाला था, हमने देखा था वो खोपड़ी मिली है ना लोथल वगैरह से और कालीबंगा लोथल से। देखो ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। क्लियर हो गया? चलिए इसी टाइप्स के प्रश्न बनते हैं बच्चों। अभी देखो अगला प्रश्न क्या करें, सिंधु सरस्वती सभ्यता के व्यापार व उद्योग पूछा ना, तो प्रश्न ऐसे ही बनने वाले हैं। बस ये तुम्हें टाइप्स बता रहा है कि भाई ये रास्ता है, तुम्हें इस पे चलना है, इसके अकॉर्डिंग काम करना है। ये सैंपल है हमारे सामने और हमें इसके अकॉर्डिंग सारा माल तैयार करना है।
ठीक है, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, हमें पता है भाई। तो व्यापार की बात कर रहे हो तो कई देशों के साथ आंतरिक भी व्यापार देखने को मिलेगा, और हम देखेंगे आउटर व्यापार भी देखने को मिल जाएगा। किन किन चीजों को हो रहा है वो सारी की सारी बात करेंगे। उद्योगों में कौन कौन से, जैसे मणका उद्योग की बात करो, वो कहाँ कहाँ विकसित थे, जैसे कीमती पत्थर कहाँ से आ रहे थे, है ना, चांदी कहाँ से आ रही थी, तो वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ईरान वाला, अफगानिस्तान वाला, है ना, ये सारे के सारे मेंशन चीजें यहाँ पे लिखनी है। एज इट इज है, वही चीजें हैं जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन की व्याख्या कीजिए। जब धार्मिक जीवन की बातें करते हैं तो टेम्पल तो मिला ही नहीं, टेम्पल या उसके जैसी कोई आकृति हमें मिली नहीं, तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि वृक्ष, जल और पशुओं की पूजा करेंगे, मातृ देवी की उपासना करते हैं, साथ ही साथ पशुपति शिव की पूजा के एग्जाम्पल्स भी हमने ले लिए, और अंत में हमने देखा तप, योग व यज्ञ के बारे में, क्योंकि अग्नि वेदियां मिल रही हैं भाई। यहाँ पे हम देख रहे हैं पद्मासन में बैठा हुआ एक योगेश्वर शिव की मूर्ति हमें मिल रही है। तो तप, योग और ये यज्ञ की जब बात कर रहे हैं तो यही टाइप थे इनके धार्मिक जीवन को प्रेजेंट करने की। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थलों का उल्लेख कीजिए। कोई भी थोड़े बहुत स्थल तुम उठा के यहाँ मेंशन कर सकते हो। अफगानिस्तान वाले बात करो, सिंध के बात करो, बलूचिस्तान की बात करें, पंजाब, पाकिस्तान वाले की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करो, राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा की बात कर ले, है ना, दैमाबाद महाराष्ट्र की बात करें, तो वो सारे के सारा में से कुछ भी स्थान तुम यहाँ पे लिख सकते हो प्रश्न की रिक्वायरमेंट के अनुसार। भाई 2 नंबर का है तो उस अकॉर्डिंग लिखेंगे, थोड़ा बड़ा है तो सारे के सारे मेंशन कर देंगे। क्लियर। चलो अगली बात कर लेते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। जब नगर नियोजन की बात आ रही है ना बच्चों, तो तुम्हें वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। भाई नगर के पोर्शंस कैसे थे, गढ़ी की बात करोगे तुम, नगर के निचले भाग की बात करोगे, है ना, साथ ही साथ तुम समकोण पे काटती हुई सड़कों की बात करोगे, जल निकास प्रणाली की तुम वहां बात करने वाले हो। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हें यहाँ पर लिखने होंगे। और घर के अंदर में तुम्हें ये भी बताना होगा, 3 से 4 कक्ष है भाई, वहां पे हम देखेंगे शौचालय की सुविधा है, स्नानागार की सुविधा बनाई गई है, मध्य में एक आंगन बनाया गया है। तो ये सारे की सारी बातें तुम्हें इसमें लिखनी होंगी, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नगर नियोजन की। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने हमारे मानव की उत्पत्ति एवं विकास से स्टार्ट करके सिंधु सरस्वती सभ्यता को कंप्लीट कर लिया। बच्चों अगले भाग में हम शुरू करेंगे हमारी वैदिक सभ्यता के साथ में, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, कैसे ऋग्वेद की हम बात करेंगे, वैदिक काल की बात करोगे, कैसे तुम उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था से परिचित होगे। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।